दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं नरेंद्र पांडे गढ़कलेवा में बैठा हूँ और मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहचाना जा सकता है। वो खुद ही एम्पावर नहीं हुई बल्कि समाज की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें एम्पावर करने पे लगी हुई है। लेकिन एक शख्सियत के साथ रूबरू होने का कारण कुछ और भी है। एम्पावरमेंट वुमेन का होना एक अलग बात है, लेकिन ऐसी महिला जिससे खुद उसकी जिंदगी दामन छुड़ाने का प्रयास करती रहे, वो खुद एम्पावर्ड हो जाए और लोगों को भी सशक्त करने की कोशिश करे, तो बात कुछ अलग हो जाती है और ये कार्यक्रम बन जाता है शख्स से शख्सियत का। बात होगी रायगढ़ की उस महिला की जिनका नाम है माया दत्ता। माया जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं और अभिनंदन करता हूँ। एक जानकारी मिली थी जो मैंने कहा रहा था कि एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो दामन से जिंदगी उंगली छुड़ाने की कोशिश भी करती है। ये शब्द इसलिए उपयोग किया, जानकारी मिली थी कि आप सिकलिंग की पेशेंट रही है। सिकल सेल एनीमिया एक चीज है। ये जानकारी आपको कब हुई थी कि आप सिकलिंग से ग्रसित हैं? मेरी मम्मी सिंगल मदर थी। पापा मेरे काफ़ी समय से, मैंने बचपन से ही मैंने नहीं देखा है अपने पापा को। और मैं जब 5th क्लास में थी, बहुत सारे सपने थे, बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और डांस वांस में भी मेरी काफ़ी रुचि रही है बचपन से। तो 5th क्लास में अचानक बीमार पड़ी, लंबे समय से बीमार रही। बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि उस समय सिकलिंग कोई जानता नहीं था। उस जमाने में उतना ज़्यादा सिकलिंग के नाम से कोई जानते नहीं थे। तो बीमारी काफ़ी बड़ा रूप ले ली। फिर उसके बाद जब बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि जान ही नहीं बच पाएगी, तब फिर जाके रायपुर में आके मेरे को एडमिट किया गया और उस समय बीमारी पता चली कि सिकल सेल एनीमिया है। तब तक मेरे एक पैर में हड्डी भी थोड़ी सी मेरी सड़ चुकी थी, ऑस्टियोनेक्रोसिस इसमें हो चुका था। तो काफ़ी लंबा इसमें मैंने काटा है। यानी अगर देखा जाए तो क्लास 5th से लेके मेरे बीएससी के फाइनल ईयर तक मैंने इस बीमारी को मैंने बुरी तरीके से झेला है। और उसका एक ही कारण था कि डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर्स आपको उस बीमारी से पूरी तरीके से परिचय नहीं कराता है कि ये बीमारी आपको क्या है, आपको कैसे बचाव करनी है, सावधानी क्या करनी है। फाइनल ईयर पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी ही बीमारी के बारे में पूरी तरीके से जाना, पढ़ा, बाहर जा जाकर भी मैंने बीमारी को समझा और उसके बाद मैंने अपनी खुद की बीमारी पे काबू पाया और संघर्ष से सफलता की तरफ मैंने कदम बढ़ाया। बीमारी को साथ लेकर आज सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इस बीमारी में कोई उतना काम नहीं कर पाता जितना मैं करती हूँ। तो ऊपर वाले का भी धन्यवाद है और लोगों की दुआएं हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। ये बात हुई उनकी बीमारी, हर 3 महीने में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना। वो जब आपको ज्यादा काम करने का समय होता था, अचानक सांस फूलने लगती थी, लगता है जैसे कि हृदय गति रुकने वाली है। लेकिन जज्बा है, काम क्या है अब ये बताऊंगा। मैं दत्ता यहाँ पे हार नहीं हारती। कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए भी शायद इसी जिंदगी की जद्दोजहद को उन्होंने अपना हथियार के रूप में देखा और इसे एक अवसर के रूप में आगे बढ़ी। प्रेरणा कहाँ से मिली ये जरूर पूछेंगे इनसे, लेकिन काम क्या करती है पहले ये समझ लेते हैं। तो माया जी, आप एक समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। रायगढ़ शहर में बहुत सारे आपको अवार्ड भी मिले हैं, लोगों ने बहुत सारा प्रोत्साहित किया है, मीडिया में भी आपका चेहरा अक्सर स्टोरी बनता रहा है। आपने कई स्वसहायता समूहों के साथ में काम किया है। बीमारी के साथ ये कदम आगे बढ़ाना और बीमारी को पीछे ढकेलना, ये सोच आपने कब आई? अक्सर हम लोग देखे हैं कि जब आपके पास चुनौतियां आती हैं तो कुछ लोग चुनौतियों से घबरा कर पीछे हार के बैठ जाते हैं और कुछ लोग उस चुनौतियों को अपना एक चैलेंज स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। मैंने जिंदगी में वही चीज स्वीकारा है। मैंने हमेशा ये देखा है कि अभी तो सांसें चल रही है ना, बीमारी है शरीर में लेकिन सांसें तो अभी चल रही है। और जब सांस चल रही है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य है, हमारी जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य है। तो हमको भीड़ में हमको शामिल होकर वैसी नहीं रहना है। अगर हमारे अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, कुछ खूबियां हैं, तो हम उसको क्यों ना बाहर निकालें।
ठीक है, मैं आपके मुकाबले में थोड़ा धीरे चलूंगी, लेकिन चलूंगी तो ना, हाँ। है ना। तो ये है मेरी जिंदगी का मेन मकसद। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। रायगढ़ में मैं पिछले 22 साल से काम कर रही हूँ। रायगढ़ के अलावा मैं 5 से 6 जिलों में मैं काम कर चुकी हूँ, और हर जिलों में आज मेरे साथ, रायगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो 45,000 महिलाएं जुड़ी हैं, और बाकी जिलों में जांजगीर, सारंगगढ़, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, इन सभी जगह पर देखा जाए तो 1,500 से 2,000 महिलाएं आज हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं, और वो भी अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। जब शुरुआत किया था आपने, तो वो कौन सा पहला पल था जो आपको प्रेरित किया हो, और आपने कौन सी योजनाएं पहली बार लेकर के आई थी स्टार्ट कदम शुरुआत में? मैंने सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला था। फाइनल ईयर ये पढ़ते तक लगभग कब की बात होगी? 2000 मान के चलिए 2000 सन में मैंने कंप्यूटर सेंटर खोला था, जब उस समय ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। एम्बियर बहुत नहीं थे। जी जी जी। तो पहले मैंने स्कूल में जॉब किया एज ए कंप्यूटर टीचर। बाद में फिर मैंने खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, कंप्यूटर सेंटर खोला। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि पढ़ाने का टेक्निक और कंप्यूटर से उसको, मशीन से लेके उसको बिल्कुल साधारण रूप में बच्चों को देना, महिलाओं को सिखाना, तो हमारे बहुत ही अच्छा मेरे को उसका रिस्पांस मिला था। 300-350 स्टूडेंट मेरे पास आ गए थे, जबकि उस समय मैंने कंप्यूटर को किराए पे लिया हुआ था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खुद की कंप्यूटर खरीद सकूं। तो किराए पे लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और विद इन 3 मंथ ही मेरे पास इतना हो गया था कि मैंने 10 कंप्यूटर लगाया, सारी सुविधाएं दी। तो कंप्यूटर सेंटर जब मैंने खोला तो बहुत सारे महिलाएं आने लग गई, और महिलाओं के साथ उनका विश्वास और उनकी समस्याएं भी मेरे पास आने लग गई कि ये माया दीदी हैं, कंप्यूटर सिखाती हैं, बहुत बढ़िया सिखाती हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी समस्याओं को भी मेरे को बताते चली गई कि ये समस्याएं हैं, क्या करें। अधिकांश, बहुत सारी महिलाओं के साथ एक ही दिक्कत, काम करना है, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं है, सिखाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। तब जाके मैंने धीरे से इसको एनजीओ के रूप में डाला, ताकि मुझे एक पहचान मिल सके और मैं इन महिलाओं के लिए काम कर सकूं। महिलाओं के लिए आजीविका को मैंने मुख्य मुद्दा बनाया, ग्रामीण विकास को मैंने मुख्य मुद्दा बनाया, और स्वास्थ्य को भी मैंने मुख्य मुद्दा बनाया। महिलाओं की आजीविका, आजीविका माने जी ग्रामीण विकास की बात की आपने जी, और महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए मैंने बात किया, क्योंकि अधिकांश हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की जी। महिला सशक्तिकरण करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, लेकिन सशक्त कब होती है महिला? जब वो आर्थिक रूप से वो सक्षम होती है, जब महिला स्वयं का फैसला ले पाती है। और कब फैसला ले पाएगी? जब उसके हाथ में पैसे रहेंगे, है ना। इसलिए हमने सबसे पहले महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि महिला आत्मनिर्भर हो, खुद के पैसे कमाए, खुद के फैसले ले, तब जाके सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा निजी विचार है। तो बिल्कुल विचार आपको कर, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यह भी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा संचालित होता है। यहाँ जितने कर्मचारी हैं सब महिलाएं हैं। ज्ञानदीप महिला स्व सहायता समूह का यह गढ़कलेवा है, रायपुर के खड़ी चौक पे। और गढ़कलेवा में जो व्यंजन मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करते हैं। और ये काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह है जो सशक्त है। महिलाओं की हेल्थ अगर अच्छी होंगी तो महिलाएं बेहतर होंगी, और कहते हैं कि महिला अगर बेहतर होगी, महिला का हेल्थ अच्छा होगा, महिला की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से परिवार अच्छा होगा, परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो उससे गाँव भी सशक्त होगा। और यही अवधारणा ग्राम स्वराज की ओर ले जाती। बातें और भी करूंगा माया जी से, लेकिन जब ग्राम की बात हो जाती है कि ग्राम सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, तो फिर हमारे बीच में एक शख्स और मौजूद है, नाम है उदय भानु सिंह चौहान। उदय जी से समझेंगे जो ग्रामीण भारत की चिंतन करते हैं, ग्राम विकास की बात करते हैं। समझे महिलाओं का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास की ओर, ग्राम स्वराज की ओर। सबोला जय जोहार है। सबोला आज के विश्व परिवार दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई है। और आज ऐसे अवसर पर हमारी चर्चा हो थे कि हमारी आत्मा और परिवार कहाँ आदर्श बसता है, तो वो मोर गांव होते। जिला हम आज के तारीख में सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, और हम कहन की ये धरती सृष्टि जब से बनी है तब से एक प्रवेश हुआ करता था गांव। और गांव मतलब छोटे छोटे से, और ग्रामीण व्यवस्था के बात करें अमर पांडे जी है,
तो आज हमारे 78-79 साल आज़ादी के होते, आज़ाद भारत के लोकतंत्र पे ग्रामीण की, गांव की क्या दशा दिशा है। कई हमारे सयान पुरखा मन, जयप्रकाश से लेकर महात्मा गांधी, ऐसे समाज सुधारक से लेकर क्रांतिकारी और विद्वजनों ने एक सपना देखा था कि आजाद भारत की हमारी जो आत्मा गांव में बसती है, वो आत्मा कैसी होनी चाहिए। इन तहत हमारी अखिल भारतीय पंचायत परिषद, जो कि सन 1958 से ये कार्य कर रही हैं गांव की आर्थिक उन्नति और स्वावलंबन के लिए, उसी कड़ी में 92 में एक लोकतंत्र प्रणाली में लाया गया चुनाव प्रक्रिया में, जिसे हम ग्राम पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव और राज्य जिला पंचायत चुनाव में देख रहे हैं। अब उसके बाद भी जो स्थितियां अभी बननी चाहिए, और जिस तरह से आज हमारे बीच में जो बच्ची बैठी है, या हम कहें माया दत्ता, जो विजय लक्ष्मी 127 समूह रायगढ़ जिला में चलाती है, और वो इसने साबित किया है कि लाख कितनी भी आंधी तूफान हो, शरीर कितना भी हो, यदि मन मजबूत है और दृढ़ संकल्प है, तो आंधी तूफान क्या कोई भी शरीर हो, तो मन से, जैसे कहावत कहे गए, मन से जीते जीत है, मन से हारे हार, वो बात ला आज सिद्ध करे है। और आज हमारे बीच जो आज की सौभाग्य में जो हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो है, आज हम उनसे गोट बात वार्ता करा थे, आप मन के रूबरू हो था, वहूला मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी ला बधाई देवता हूँ कि आप ये बात ला गाँव गरी में पहुँचाए के जो माध्यम करे हो, और वहूला अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महामंत्री के साथ प्रशासनिक सहयोजक जो जिम्मेदारी दिए गए है, वहूला मैं अपन तरफ से पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया की ओर से वाला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के बारे में बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर उदय भान जी, उसकी जानकारी तो बताई चुके हैं, लेकिन उसका काम क्या होगा, इसके साथ चलेंगे तो काम वही होगा जो माया दत्ता जी कर रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके विषय दिए हुए हैं पंचायती राज में, वो सारे विषयों पे हम काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य ही है ग्राम को सशक्त बनाना, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ग्राम सशक्त तभी होगा जब महिलाएं सशक्त होंगी। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब सशक्त की बात आती है, शक्ति की बात आती है, तो नारी ही होती है। और ये विडंबना ही है हमारे यहाँ पे नारी पूजी जाती है शक्ति के रूप में। हम उसी के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। व्यंग चलता रहेगा, पर माया जी एक अच्छा बड़ा नेटवर्क है आपके पास में, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह पर बातें कर रही है। कंप्यूटर के अलावा पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उन्हें अगर सशक्त करना है तो और कौन सी योजनाओं पे आप काम करती हैं, जरा उसके भी हम बात करें। अगर मैं केवल रायगढ़ जिले की बात करूं आपको, हमारे पास 6 ब्लॉक में लगभग 666 हमारे पास ग्राम पंचायत हैं, और उनमें हमारी जो महिलाएं बसती हैं, अधिकांश हमारी तरफ आदिवासी जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, और हमारी जो महिलाएं हैं ये मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, है ना। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को हम बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस ना सिखाएं, उनको ऐसे उद्योगों से, ऐसे कार्य से जोड़ें जो उनको परंपरागत रूप से आता है। जैसे अभी ये गढ़ कलेवाएं हैं, महिलाओं को खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है। लिज्जत पापड़ का भी अगर हम उदाहरण देखें तो वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि महिलाओं को वो चीज आता था। बिल्कुल। एक 2 लाइन की कविता है इस क्षेत्र में, रोटी बनाने वाले हाथों में हुनर भी बसता है, रोटी बनाने वाले हाथों में हुनर भी बसता है, मौका मिले तो यही हाथ इतिहास भी लिखता है। तो हमारी गढ़ कलेवा वाली महिलाओं ने, हमारी लिज्जत वाली महिलाओं ने इतिहास बना दिया है। ऐसे ही हमने माने मेन जब हम महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखते हैं कि हमारी कौन सी बेटी है जो कंप्यूटर सीखना चाहती है, कौन सी बेटी है जो कि पार्लर सीखना चाहती है, कौन सी महिला है जो कि अलग कुछ ना करके अपने पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहती है। आप अभी सर्च करके देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया में, आपको मशरूम का भी आपको अचार मिलेगा, मशरूम का भी आपको अचार मिलेगा, आपको कटहल का अचार मिलेगा, यहाँ तक कि आपको लहसुन और मिर्ची की चटनी भी आपको जिसमें पानी आने लगा दिखेगी, है ना। तो मैं इस तरीके से हम लोग महिलाओं से, हमारे पास 46 से एबव ट्रेड है,
46 से ज्यादा हमारे पास मास्टर ट्रेनर हैं और उतने ही हमारे पास ट्रेड है जिसमें हम लोग लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि छोटे बालक और बालिकाओं को भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रशिक्षित करने वाली बात नहीं है, हम उनको प्रशिक्षण करने के बाद हम उनको इंटरव्यू देना, कैसे आप मार्केट में अपना सामान को बेच पाओगे, मार्केटिंग की जानकारी देना, एक बढ़िया तरीके से बातचीत करने का कौशल विकास, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं ताकि वो कहीं पर भी वापस ना मुड़ें। हमने इसके तहत आज तक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नाबार्ड का स्किल डेवलपमेंट, खादी ग्रामोद्योग का कारीगर योजना, ऐसे ही महिला बाल विकास का सक्षम सबला योजना, स्वावलंबन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के तहत हमने महिलाओं को इसका लाभ दिया है। निःशुल्क में उनको प्रशिक्षण भी दिया है और उनको यानी उनकी सफलता की कहानी भी हमने आप तक पहुंचाई है। बिल्कुल, हमारा भी वही चीज है, हम गाँव से महिलाओं को लें और उनकी सफलता की कहानियों को हम आगे लेकर के आए चैनल के माध्यम से। हमारा उद्देश्य होगा, जल्दी हम कई ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे आप लोगों के माध्यम से ही। एक समय चल रहा है माया जी, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रहा है। यार ये कहता है कि ये मिलेट्स का काल चल रहा है। आज फिर से मोटे खाद्यान्न जो है उसे खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और मिलेट्स युग के नाम पे हुआ है। तो क्या आप कहती हैं, आप लोग के भी जो सहायता समूह है महिलाओं का और आपकी जो एनजीओ है मिलेट्स के ऊपर भी कुछ काम कर रही है, कुछ नवाचार लेकर के आ रही है? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए ना, अगर आप थोड़ा सा पुराने समय में जाएं, हरित क्रांति जब आया, हरित क्रांति के पहले देश में मोटा अनाज ही चलता था। बिल्कुल, पहले हम लोग मोटा अनाज ही खाते थे। जी 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 जी, और इसलिए अभी तक आप तंदुरुस्त हैं। और हमारे जितने भी हमारे नाना दादा हैं, उन लोग ज्यादा दवाई नहीं खाया, उनको ज्यादा बीपी शुगर कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मोटा अनाज, उसमें फाइबर की मात्रा अधिक हुआ करती थी, खाना जल्दी पचता भी था और उतना शरीर को ये तंदुरुस्त भी रखता था। धीरे 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 हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों के आदी बन गए हैं जो कि शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा देता है। अभी हम लोग मिलेट्स में बहुत काफी काम कर रहे हैं। रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इन सभी को हम लोग डेली के खाने में शामिल करने के लिए, जैसे हमारे बच्चे नूडल्स के आदी हैं, मैगी खाना ही खाना है, चाउमीन खाना ही खाना है, तो लेना ही लेना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्यों ना मिलेट्स को हम उस रूप में प्रस्तुत करें। अगर उसका हम रूप बदल देंगे, बच्चों के लिए स्वादिष्ट बना देंगे, तो बच्चा उसको भी खाएगा। मिलेट्स में सर हमारी महिलाओं के द्वारा भी रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इन सभी को लेके बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है और उसको ऐसे स्वादिष्ट रूप में मार्केट में लाया जा रहा है ताकि बच्चे भी उसको अपना सकें, बड़े भी उसको खा सकें और एक स्वाद लेके खा सकें। ऐसा नहीं कि हमको इसको जबरदस्ती खाना है, शरीर के लिए अच्छा है, नहीं, आप उसको स्वाद लेके खाइए। कहते हैं ना कि पहले इंसान आंखों से खाता है, बाद में उसको जीभ से स्वाद लेता है। तो हमने उसको अभी पास्ता के रूप में, नूडल्स के रूप में, ये सब के रूप में लाया है। इसके अलावा मिलेट्स को हम बेकरी आइटम के रूप में भी ला रहे हैं। रायपुर में अभी हमारी सेज बाहर गांव लगा हुआ है रायपुर से, आप वहां जाके देखिए, वहां पे हमारी महिलाएं हैं, वो बकायदा मिलेट्स का कप केक बना रही हैं, रागी का कप केक बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हमारी महिलाओं के पास, कई महिलाओं के पास ओवन सुविधा नहीं है, तो वो कढ़ाई पे ही वो बेक करके बिस्किट बना रही हैं, कप केक बना रही हैं और उसके बाद उसको क्रीमी लेयर करके जो बाजार में जो केक मिलता है वैसे ही रूप में उसको प्रस्तुत कर रही हैं। क्या बात है। हमारी महिलाएं मिलावट नहीं जानती। कढ़ाई से केक कैसे बनता है, मैं माया जी से समय लूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर लूंगा वहाँ का, और आपको दिखाऊंगा कि कढ़ाई से केक कैसे बनता है। बिल्कुल, एक अलग कला है। बिल्कुल 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 पुराने जमाने के अनुसार से चलते हैं उसमें, तो हम आपको बिल्कुल उसका वीडियो शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं दिखाऊंगा आपको चीजों को। और यहाँ इसके अब चलते हैं विमेन एम्पावरमेंट की एक बात और होती है और पंचायत की बात होती है। हम अखिल भारतीय पंचायत परिषद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। जब अगर डॉक्टर उदय भाग भी बैठे हो और मैं बताऊं पंचायत के बारे में तो छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। तो उदय जी, आपसे मुझे ये समझना है क्या योजनाएं आएंगी अगर हम पंचायत तक जाएंगे और माया जी जैसी महिलाएं आए, माया जी हैं, इनके साथ मिलकर के अखिल भारतीय पंचायत परिषद की जो मूल उद्देश्य है उनको एक साथ करके हम कैसे और वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, आदर्श
ग्राम की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी उसे हम कैसे साकार कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इसके लगातार चिंतन करते रहते हैं। के बाद बने आप सवाल करे है, क्योंकि मेरे पास जब मातृशक्ति या नारी शक्ति बैठी हो और जिस तरह से उनकी बातों को आपने सुना, अब अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बात, जो 29 विषय हैं, वो 29 विषयों को हम अमली जामा कैसे पहुंचाएंगे गांव तक। तो जो अभी हमारी बिटिया माया दत्ता कह रही थी कि हर हाथ को, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री या लोग कहते थे हर हाथ को काम, रोजगार की, तो वो हर हाथ को रोजगार और काम कैसे मिलेगा, इस पर पहला हमारा फोकस होगा अखिल भारतीय पंचायत परिषद का। और जब हर हाथ को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो संस्कार है और जो वहाँ के रीति रिवाज है, वो भी हमारा दूसरा उद्देश्य होगा। तरिया, वहाँ के आम बगीचा, वहाँ की खेत बाड़ी, वहाँ का पशुपालन, वहाँ का चिकित्सा, शिक्षा, ये हूँ जो हमारे जरूरी उस अखिल भारतीय पंचायत परिषद में रखे गए हैं कि वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा यह बात को रखा जाएगा कि आवश्यकता क्या है। और वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो हमारे 5 पर 10 मेंबर 11 होंगे और जो निर्वाचित, अब बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद कोई राजनीतिक दल नहीं है। लोगों को देख भ्रमित होता है कि जब कोई पंच या एनजीओ किसी के नाम आ जाते हैं तो बोले अलग इकाई, अलग संगठन। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि में रहने वाले वो सभी गांव, यह पूरी उस भारत माता की आराधना पूजना, उसको कैसे हम श्रृंगार करें और वहाँ के रहने वाले लोग कैसे सुखी सुविधा रहे। जैसे मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी, तो छत्तीसगढ़ महतारी के भी यही सपना है कि हमारे गांव, घर, जंगल, जल जंगल, जमीन कैसे प्रकृति हरा भरा रहे। तो ये 29 विषय पर हमारा कार्य जो अखिल भारतीय पंचायत के कार्य चालू गए। हम जहाँ तक माया दत्ता जी उपस्थित है, करते काल मोड़ फोन से बहुत बात हुई, और जिस तरह से रायगढ़, सारंगढ़, चांगीर, बिलासपुर, रायपुर काफ़ी समय से 20-22 साल से काम कर रही हैं, ऐसी प्रतिभावान महिलाओं को हम आगे लाकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद से जोड़कर आप जैसे नरेंद्र पांडे जी जो लेखनी, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, ऐसे भी हर विषय के विशेषज्ञ, एक ग्राम कैसे बनेगा, खाली बातों से नहीं होगा। यदि उसको हाथ ना हो काम करने वाले, तो आपकी शिक्षा किस काम की? तो जो काम करेगा, इसलिए हमें जरूरी है उनको विश्वास कर लेकर उन्हीं के द्वारा उन्हीं का काम, उन्हीं के गांव को करवाना, ये मुख्य उद्देश्य है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का भी मकसद यही है कि हम ग्राम पंचायतों को सबल करें। जब पंचायती राज बना हुआ है तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि फिर अखिल भारतीय पंचायत परिषद काम क्या है। बात केवल इतना है कि विधेयक बनने के बाद में अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उन्हें पूरा ज्ञान दिया जाता नहीं है, इसलिए वो अपने अधिकारों को ठीक से समझते नहीं। और अधिकारों को नहीं समझते तो केवल 4-5 विषय पे काम हो पाते हैं, जैसे रोड, नाली, पुलिया, और अधिक हुआ तो आवास बना दिया। तो केवल ईंटें, कंकड़, पत्थर को एक जगह इकट्ठा करके मंदिर बना देना, इमारतें गढ़ देना, ये विकास तो नहीं है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे स्टूडियो में भी हो सकता था, एसी के रूम में बैठ करके हम ये बात कर सकते थे, अच्छी लाइटिंग होती। यहाँ बैठने के पीछे का मूल उद्देश्य भी है, और माया जी भी सोच रही हूँ कि मुझे इतने धूप में क्यों बिठा दिया यहाँ पे रात के 3 बजे। कारण केवल इतना ही है कि जब मैं गांव की संस्कृति की बात करता हूँ तो उस मूल स्वरूप के साथ में देखना चाहता हूँ जो गांव मैंने बचपन में देखा था। वो गांव जो अभी भी बस्तर में बसता है, वो गांव जो अभी भी लैलुंगा और जशपुर में रहता है, वो गांव जो सरगुजा और बगीचा में बसता है, मैं उस गांव की बात करता हूँ जो अभी भी शहर की उन बड़ी बड़ी इमारतों की और बड़े बड़े एसी और मशीनों से दूर है। उन विकास के उसको साथ ले जाना ही केवल विकास नहीं होगा, बल्कि जैसा उदय जी ने कहा कि मेरा वो तालाब मुझे दे दो, मेरा वो पनघट मुझे चाहिए, मेरे वो आम के, जामुन के, मुनगे का बगीचा चाहिए जहाँ पे मैं टायर लगा करके फिर सावन के झूले झूल सकूं। वह गांव मुझे नई क्रांति के साथ चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद और ऐसी महिलाएं जो स्वयंसेवी संस्था चला रही है, जो महिलाओं को सशक्त कर रही है, हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे।
आपको लगता है कि आपको भी इस मुहिम में आना चाहिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं। माया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रायगढ़ से यहाँ तक आई हैं विशेष इस बात के लिए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत